हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन। शॉर्ट में इसे कहेंगे एएम, अरिथमेटिक मीन एएम। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि यदि तीन संख्याएं यदि तीन संख्याएं एपी में हो यानी समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, यदि तीन संख्याएं एपी में हो तो बीच की संख्या को अन्य दो संख्याओं का समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। मैं यहां पर लेता हूं 3, 8 और 13। मैं इसे कह रहा हूं कि एपी में है। जाहिर सी बात है एपी में है। देखो इसमें मैं 5 जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा। तो यह एपी में दिख रहा है क्योंकि इसमें पदांतर समान है, सारोंतर समान है। देख रहे हैं ना जी। चलिए, तो यह जब एपी में है तो यह बीच वाली संख्या जो है, ये जो 8 है, यह इन दोनों का, 3 का और 13 का, तो यह लिख सकते हैं 3 तथा 13 का अर्थमेटिक मीन जो है वह क्या है, 8 है। समझ गए ना। तो अगर तीन संख्याएं एपी में दी गई हो तो बीच वाली संख्या को अन्य दो संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अब पता करना होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, कैसे उसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो दी हुई संख्याओं का समांतर माध्य कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटी। तो हम लोग दो दी हुई संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। एक निकालना होगा, तब एक से अधिक निकालना होगा, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग एक के लिए देख लेते हैं। माना ए तथा बी दो दी हुई राशियां हैं। ये हमारे पास दो राशियां हैं और इसके बीच का हमें समांतर माध्य निकालना है ना। तथा ए इनका समांतर माध्य है। ए इनका समांतर माध्य, कैपिटल ए जो है इसका समांतर माध्य है। अच्छा, जब दो दी हुई राशि ए है और इनका समांतर माध्य ए कैपिटल ए है तो हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए ए कैपिटल ए एंड बी एपी में है। जाहिर सी बात है, अगर यह इनका समांतर माध्य हो रहा है यानी इसे हम लोग बीच में रखें तो ये तीनों राशियां एपी में हो जाएंगी। अच्छा, जब एपी में हो जाएंगी तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि A2 माइनस A1 बराबर में होता है A3 माइनस A2। सारोंतर बराबर होते हैं ना हर एक दो लगातार पद के लिए। चलिए, तो A माइनस A बराबर में हो जाएगा B माइनस में कैपिटल ए। चलिए, इस ए को इधर लाते हैं और इस ए को इधर ले जाते हैं। A प्लस ए बराबर है, माइनस का इधर जाके प्लस का, तो A प्लस बी। 2a बराबर में a प्लस बी, यानी फाइनली a बराबर में समांतर माध्य बराबर में दो दी हुई राशियों को जोड़कर और 2 से भाग कर देना होगा। यानी अर्थमेटिक मीन जब आपको निकालना होगा, अगर दो दी हुई राशियों के बीच का एक अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो दोनों राशियों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। यानी यहाँ से हमें एक फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके योगफल का आधा होता है। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके योगफल का आधा होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य उनके योग का आधा होता है। उनके योग का आधा होता है, ये आप याद रखना। यहां से आप फॉर्मूले से यही देख रहे हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि दी हुई दो राशियों के बीच n समांतर माध्य कैसे उसमें रखा जाएगा। टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन क्वांटिटी। यहां मान लेते हैं, माना ए तथा बी दो दी हुई राशियां हैं।
दी हुई राशियां हैं और इनके बीच हमें n समांतर माध्य रखना है, अर्थमेटिक मीन रखना है, n अर्थमेटिक मीन रखना है। मान लेते हैं, माना n अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन वह क्या है, a1 है, a2 है, a3 है, a4, a5, an तक है। n अर्थमेटिक मीन ये आपके हैं, n अर्थमेटिक मीन ये आपके हैं। इसलिए देखिए ये आपके अर्थमेटिक मीन्स है, n अर्थमेटिक मीन्स ये है और दी हुई राशियां a और b है। तो हम लोग परिभाषा में जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन को उन दोनों संख्याओं के बीच में रखा जाएगा, दी हुई राशियों के बीच में रखा जाएगा, तो जो हमारा श्रेणी मिलेगा वह एक AP होगा। वह कैसा होगा, एक समांतर श्रेणी होगा। समझ रहे ना, यह AP में है, AP में होगा। समझ गया ना, ये दो दी हुई राशियां है और इनके बीच में ये अर्थमेटिक मीन्स रखते हैं, तो जो हमारा श्रेणी तैयार होगा वह कैसा होना चाहिए, समांतर श्रेणी होना चाहिए, एकदम आपको पता है। अच्छा, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या समझिए, पहले से तो n पद इसमें इंसर्ट किया जा रहा है और ऑलरेडी दो हैं a और b, यानी n+2 हो जाएगा पदों की संख्या। ये n है, a1, a2, a3, an तक ये n है और ये दो एक्स्ट्रा पद a और b है, तो टोटल पद n+2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रथम पद क्या होगा इसमें, प्रथम पद आपका a हो जाएगा और अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद जो होगा वह आपका b हो जाएगा, अंतिम पद आपका b हो जाएगा। देख रहे हैं ना, चलिए अंतिम पद आपका b रहेगा। वह अंतिम पद b जो देख रहे हैं, अंतिम पद b जो देख रहे हैं वह कौन सा पद होगा, वह n+2वां पद ना होगा, n+2 टोटल n+1 n+2 पद है ना जी, तो ये n+2वां पद b होगा। अच्छा, n+2वां पद जब b होगा तो इसके जगह मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस प्रथम पद और प्लस में n+2 - 1 इंटू में d बराबर में b, ऐसे लिख सकता हूं ना जी। चलिए, तो यहां से हो जाएगा a प्लस, यहाँ घट जाएगा n+1 इंटू d बराबर में b। यहां से देखिए, यहीं ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ घेर के ऐसे लिख देता हूं n+1 इंटू में d बराबर में b - a, ये जाके उधर घट जाएगा, ये चल जाएगा भाग में, तो d बराबर हो जाएगा b - a बटा में n+1। यानी कि ये जो आपका श्रेणी देख रहे हैं, जो समांतर श्रेणी देख रहे हैं, इसमें का सारवंतर निकालने के लिए फॉर्मूला एक बन गया b - a बटा में n+1। यानी कि जो राशि दी गई होंगी उस b में से a को घटा लेंगे और जितने उसमें पद इंसर्ट करने होंगे उतना बटा में वो पद और प्लस में 1 कर देंगे, तो वहां से हमें सारवंतर उसका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, एक्चुअल में जब आपको यह a1 निकालना होगा तो a1 इस अनुक्रम का दूसरा पद है, इस अनुक्रम का या इस श्रेणी का यह दूसरा पद है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला तो a प्लस d हो जाएगा। तो प्रथम पद तो a ही है और d का मान यहाँ पे है b - 1 बटा में n+1। यानी इस तरह का जब आपका AP होगा जिसमें आपको n टर्म इंसर्ट करने होंगे, n अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इस तरह का जब आपका श्रेणी बनेगा तो उसमें पहला पद निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b - 1 बटा में n+1। यानी दो दिए हुए पदों के बीच अगर हमें n पदों को इंसर्ट करना होगा तो वहां पर हमें उसका पहला पद जो निकालना होगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा पद यानी a2 निकालने के लिए a प्लस 2d होगा, क्योंकि एक्चुअल में इस अनुक्रम इस श्रेणी के लिए यह तीसरा पद है ना, तो a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस 2 और d के लिए वहां पे फॉर्मूला है b - a बटा में n+1। उसी तरह से तीसरा पद निकालने के लिए, ये तो इस श्रेणी का चौथा पद है ना a3, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d, यानी a प्लस 3 इंटू में d की जगह b - a बटा में n+1। उसी तरह से अगर मान लीजिए nवां पद निकालना होगा तो इसके लिए हो जाएगा a प्लस में nd, तो यहां से आ जाएगा a प्लस n इंटू में d की जगह b - a बटा में n+1। समझ गए ना। तो एक्चुअल में ये nवां पद जो है, nवां पद वह इस nवां पद जो है इस AP के लिए n+1वां पद है, n+n वां पद है, तो वह a प्लस nd हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा ना जी।
क्योंकि फॉर्मूला में जानते हैं a प्लस nवा पद यानी n प्लस 1वां पद है और -1 इंटू डी, ये कट जाएगा, a प्लस एन डी आएगा और वही मैंने यहाँ d का वैल्यू रख दिया। समझ गया ना। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला एक प्राप्त हो गया कि अगर हमें n टर्म इंसर्ट करने होंगे, दो दी हुई राशियों के बीच n टर्म ऐसे इंसर्ट करने होंगे, तो n अर्थमेटिक मीन ऐसे इंसर्ट करने होंगे, ताकि अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब कि वो इंसर्ट करने के बाद वो जो श्रेणी है वह एपी में हो जाए। तो उसके लिए पहला पद के लिए यह फॉर्मूला, दूसरा पद के लिए यह फॉर्मूला, तीसरा पद के लिए यह फॉर्मूला, चौथा पद के लिए यह फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दे, कह दे यहाँ क्वेश्चन में, उदाहरण 6 ही मैंने ले लिया है, 8, उदाहरण 8 जो है, सॉरी 6 नंबर नहीं है, उदाहरण 8 है, ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। कितने? 6 रखने हैं ना। तो यहाँ मान लेते हैं, माना 6 संख्याएं निकालनी है, 6 संख्याएं A1, A2, A3, A6 तक ना, A6 है, जिन्हें चाहे जी से, जिन्हें 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एपी में हो जाता है। यानी कि यहां हो जाएगा 3, A1, या एपी जो होगी 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और कॉमा में देकर आपका 24। ठीक है, यह एपी में है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग a बराबर में 3 लेंगे और b बराबर में 24 लेंगे। हमें कितने पद इसमें इंसर्ट करने हैं? 6 पद इंसर्ट करें। तो मैंने d के लिए फॉर्मूला आपको बताया था ना अभी, b माइनस a बटा में n प्लस 1, यानी कि 24 माइनस 3 और बटा में 6 प्लस 1। तो 24 में से 3 गया 21 और बटा में 7, कट जाएगा 3 बार में। d का मान कितना आ जाएगा? 3 मान आ जाएगा। हमें पहला a1 निकालना है जो इस ap का दूसरा पद होगा, यानी a प्लस d, यानी 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। a2 निकालना है जो इस ap का तीसरा पद होगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 इंटू 3, आपका 3 दूना 6 और 3 9 आ जाएगा, अगला 9 आ जाएगा। फिर आप a3 निकालोगे, a3 जो इस ap का चौथा पद होगा, तो a प्लस 3d ले लेंगे, यानी 3 प्लस 3 इंटू में 3, 3 तिया 9 और 9 3 12 हो जाएगा। a4 a प्लस 4d, यानी 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। a5 a प्लस 5d, यानी कि 3 प्लस 5 इंटू 3, 5 तिया 15 और 3 18 हो जाएगा। a6 यानी a प्लस 6d, यानी 3 प्लस 6 गुना में d की जगह 3, 6 तिया 18 3, 6 तिया 18 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देख लो एपी प्राप्त नहीं हो जा रहा है। अगर मैं 3 के और 24 के बीच में इनको रख दूं, किसको किसको? 6 9 12 15 18 और 21, देख लो, यह देख लो 3 दिन का सब में अंतर है कि नहीं? तो यह देखो, तो यह अनुक्रम एपी में हो गया ना। इन 6 संख्याओं को रखने पर यह जो अनुक्रम है एपी में बन जा रहा है। देख रहे हैं ना, समझ गए ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अर्थमेटिक मीन ये सब नहीं पढ़ा होगा। वहां पे हमने एपी पढ़ा होगा, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसमें हम लोग उसका प्रथम पद, nवां पद, है ना, प्रथम पद का ये प्रथम पद, nवां पद, इन सब में सार अंतर में, इन सब में संबंध देखा था। फिर उनके n पदों के योग में, अच्छा, और उसके nवां पद ज्ञात करते थे ये फॉर्मूला लगाकर। ये सारे टॉपिक्स मैंने क्लास 10th में आपको ये सारे पढ़ा रखे हैं, लेकिन 11th में आकर आप यहाँ पे कुछ कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले से आप पढ़े ही हो और थोड़ा सा ज्यादा इसमें डीपली आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक से और इन्हीं से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि आप क्लास 10th में ही उनको पढ़ चुके हैं,
क्लास 10 से रिलेटेड भी इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और क्लास 11th के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए होंगे जो 10th में आपको नहीं मिले थे, वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा कि चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ना, इसमें इंटरेस्ट इसलिए आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारी चीजें इसमें पहले से ही पढ़ रखी है, क्लास 10th में ही पढ़ के। और जाहिर सी बात है, आपने अगर दूसरा बुक पब्लिकेशन पढ़ा होगा, अगर क्लास 10th में आपने अगर केसी सिन्हा पढ़ा होगा, तो केसी सिन्हा में जो आपने पढ़ा वही क्लास 11th के एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, उससे कम ही दिया है, ज्यादा नहीं दिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, एक एपी का टॉपिक, अगर जीपी की बात करें तो जीपी तो नया चीज है, ये आपका क्लास 11th में है, 10th में नहीं था। लेकिन अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी अगर आप केसी सिन्हा से पढ़े होंगे तो उसमें जितना मैंने पढ़ाया है, या आरडी शर्मा से पढ़े होंगे, ठीक है, तो उससे जितना भी आप पढ़े होंगे वो आपको लगेगा कि जो क्लास 10th में पढ़े हैं वही क्लास एनसीईआरटी 11th में भी दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको करना क्या होगा, हमारे 4 चैनल है, उन चारों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे, ravikansir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी पढ़ाई कैसी लगती है आपको, हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, कमेंट जरूर करना।